आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं बोनस के आदेश के साथ। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि जनपद देवरिया, जनपद गोंडा, जनपद बुलंदशहर के साथ साथ कुछ और भी जनपदों ने बोनस के संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया था ताकि शिक्षकों को दीपावली से पूर्व उनके खाते में बोनस की धनराशि भेजी जा सके। और ऐसे में 2 कदम आगे निकलते हुए जनपद गोरखपुर में बोनस की धनराशि शिक्षकों के खाते में वर्तमान में पोस्ट कर दी गई है। ऐसे में धनतेरस की पूर्व संध्या पर इन शिक्षकों के खाते में बोनस की धनराशि भेजी जा चुकी है। तो कहीं न कहीं जनपद गोरखपुर में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाई है और ससमय जो बोनस की धनराशि है वो शिक्षकों के खाते में पोस्ट हो चुकी है। आपके जनपद में बोनस की धनराशि आपके खाते में पहुंची या नहीं पहुंची, निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि आपके जनपद की स्थिति क्या रही है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके एरियर भुगतान के संबंध में कि एरियर के रूप में आपको कितने हजार रुपए मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि 4% महंगाई भत्ते में अब वृद्धि कर दी गई है। अब आपका महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% पहुंच चुका है। ऐसे में ये 1 जुलाई 2023 से लागू है। तो ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का आपका एरियर बनेगा और ये नवंबर माह चल रहा है। इसी नवंबर माह से बढ़े हुए 4% का नगद भुगतान आपके वेतन के साथ दिसंबर माह में जो वेतन मिलेगा आपको उसमें दिया जाएगा। तो ऐसे में आपके 4 महीने एरियर की धनराशि कितनी बनेगी, आसानी से इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। जी हां दोस्तों, आपको सिर्फ अपना बेसिक पे अर्थात मूल वेतन मालूम होना चाहिए। यहाँ इस पंक्ति में मूल वेतन दिया गया है, बेसिक पे जिसे कहते हैं, और यहाँ पे आपके एरियर की धनराशि दी गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो जिसका जितना मूल वेतन है उसके ठीक सामने यहाँ पे वो रुपए दिए गए हैं जितने की उनके एरियर बनने वाली है। यदि आपका बेसिक पे अर्थात मूल वेतन 35,400 है तो आपका एरियर बनेगा 5,664 रुपए। वैसे ही यहाँ 37,600 आपका मूल वेतन है तो वैसे ही आपका एरियर बनेगा 6,016 रुपए। ऐसे ही नीचे की तरफ आप आएंगे तो अपने मूल वेतन को इस लिस्ट से देख लेंगे और उसके ठीक सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका एरियर कितना बनेगा। यदि आपका 50,500 मूल वेतन है तो आपका एरियर बनेगा 8,080 रुपए। अगर 58,600 आपका मूल वेतन है तो आपका 9,376 रुपए एरियर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे धनराशि दी गई है, बिना कैलकुलेशन के आप आसानी से जान सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि जो ये एरियर की धनराशि मिलेगी इसमें 10% की कटौती होगी आपके एनपीएस खाते के लिए। तो एनपीएस जिन साथियों का कटता होगा 10% इसमें से कट के और वही धनराशि यहाँ पे एरियर की होने वाली है। तो ऐसे में आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि आपके एरियर कितने हजार रुपए के रूप में मिलने वाली है। यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि जिन साथियों को अपना मूल वेतन मालूम है तो आप आसानी से एक सहज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 35,400 जिनका मूल वेतन है तो आप इसमें सीधे तौर पे 4 का गुणा करिए और 100 का भाग लगा दीजिए। जितना आएगा वो 1 महीने का एरियर हो जाएगा और उसमें आप सीधे तौर पे 4 महीने का एरियर है तो 4 का गुणा कर दीजिए। जितना आएगा वही आपके एरियर की धनराशि होगी और वही कैलकुलेशन यहाँ सामने किया गया है जो आप अपनी लिस्ट में देख रहे हैं। तो अब आप इस तरह से आसानी से इस लिस्ट से आप जान सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना है और आपका एरियर कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर दें, जिन साथियों का बेसिक पे नहीं मालूम है तो आप सीधे मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। वहाँ पे पेरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। पेरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सैलरी स्लिप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सैलरी स्लिप पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वर्ष और मंथ सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड जब करेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी खुल के और उसी में आपको बेसिक पे आपका मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में आपका बेसिक पे कितना है अपने सैलरी स्लिप से, और वो मूल वेतन अर्थात बेसिक पे देखकर और इसमें आप देख लें और उसके ठीक सामने बने हुए ये जो कैलकुलेशन है उसमें आप समझ पाएंगे कि आपका एरियर कितना बनने वाला है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका एरियर कितना 4 महीने का मिलने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर जनपद श्रावस्ती से है और आप जानते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में 11, 12 और 13 नवंबर को दीपावली के उपलक्ष्य में अवकाश दिया गया है, लेकिन 14 तारीख को विद्यालय खुला है। ऐसे में विभिन्न जनपदों में इसकी मांग हो रही है कि 14 तारीख को भी अवकाश रखा जाए। इस संदर्भ में श्रावस्ती जनपद में आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पे डीएम महोदया ने 14 नवंबर 2023 को दीपावली पर्व के रूप में स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं आदेश की प्रति कृतिका शर्मा जिलाधिकारी श्रावस्ती का ये आदेश जारी हो चुका है। जनपद श्रावस्ती में 14 नवंबर को अवकाश रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को।
दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आनंद जी का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर, सीतापुर, कानपुर नगर, बांदा, झांसी, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी एवं बुलंदशहर ऐसे कुल मिला के 20 जनपदों के लिए आदेश जारी किया गया है, जो कि 7 नवंबर 2023 को यह आदेश निर्गत किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डीबीटी के प्रभाव के अध्ययन विषय के आदेश दिया गया है। इस अध्ययन में दोस्तों क्या किया जाएगा, आपको सीधे तौर पर बता दें कि जो हमारे विद्यालयों में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए जो निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग आदि के लिए धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है, उसे संचालित डीबीटी जो योजना है, इस प्रक्रिया का समग्र एवं निष्पक्ष मूल्यांकन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अर्थात TISS के माध्यम से कराई जानी है। और इस संदर्भ में बताया गया है कि TISS द्वारा 7 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक की अवधि में आपके जनपद के 20 विद्यालयों का चयन कर प्रत्येक विद्यालय से 5 अभिभावक, 1 अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक, 1 विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य से निम्नलिखित बिंदुओं पर आंकड़े एवं सूचनाएं प्राप्त किए जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो सूचनाएं प्राप्त की जानी है वो आप देख पा रहे हैं। पहले बिंदु में ये बताया गया है क्या विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी का लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बिंदु बताया गया है क्या विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डीबीटी की धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि से बच्चों हेतु सामग्री का क्रय किया गया है या नहीं। तीसरे बिंदु में यह पूछा गया है क्या अभिभावकों के खाते में धनराशि प्राप्त होने के 1 माह के अंदर छात्र छात्राओं हेतु सामग्री का क्रय किया गया है। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। अब यहाँ चौथे बिंदु में पूछा गया है कि डीबीटी के बारे में शिक्षकों, अभिभावकों एवं एसएमसी सदस्यों के क्या विचार हैं। लास्ट 5वें बिंदु में पूछा गया है डीबीटी प्रक्रिया में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। आगे बताया गया है इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अध्ययन के निमित्त किए जाने वाले सर्वे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अर्थात TISS की टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत ही विजय कल्याण आनंद जी, मानदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इन बिंदुओं पर यहाँ पर TISS द्वारा यहाँ पे सर्वे होना है, इसका मूल्यांकन किया जाना है कि डीबीटी योजना कितनी सफल है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अब हम बात करते हैं पदोन्नति की। तो आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने पदोन्नति के लिए 8 नवंबर की समय सीमा तय की थी कि 8 नवंबर तक शिक्षकों की पदोन्नति कर देनी है। ऐसे में 8 नवंबर की समय सीमा तो बीत चुकी है, पदोन्नति तो दूर की बात है, अभी सूची तक प्रकाशित नहीं हुई है। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पदोन्नति और सूची में गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर शिक्षक। लखनऊ से खबर है बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति की उम्मीद कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर झटका लगा है, जहां पर समय से पदोन्नति न होने और सूची में गड़बड़ी से नाराज शिक्षक बस्ती में धरने पर बैठे हैं। वहीं शामली, रामपुर आदि जिलों में बीएसए को ज्ञापन देकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। गौरतलब है कि पदोन्नति की प्रक्रिया फरवरी से चल रही है, लेकिन यह पूरी नहीं होती दिख रही है। हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने सभी बीएसए को पुनः निर्देश दिया कि वरिष्ठता सूची अपडेट करते हुए 8 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें, जबकि बुधवार को यह तिथि भी बीत गई है और कई जिलों में प्रक्रिया अभी चल ही रही है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह कहना गलत नहीं होगा कि जो सूचियां प्रकाशित हुई हैं सचिव महोदय के स्पष्ट आदेश आने के बाद भी विसंगतियां उन सूचियों में हैं और उसके अलावा जो ये विलंब हो रहा है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये पदोन्नति की प्रक्रिया आगे पूर्ण हो पाती है या फिर तारीख पे तारीख मिल जाती है। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप भी चाहते हैं अपडेट रहना तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।